अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये 3 फार्मूलाज जो है वो डिस्कस किए थे और हमने इससे रिलेटेड जो एग्जांपल थी हमारी वो भी हमने सॉल्व की थी। V इक्वल्स टू आई आर हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि जब हमें सर्किट के अंदर इंडक्टर गिवन होता है तो हम जो है क्या करते हैं, जे ओमेगा एल इंटू आई का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब कैपेसिटर गिवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इनकी अलग से पूरी डेरिवेशन है बुक के अंदर, अगर आप लोगों को देखना है कि ये किस तरीके से आया है तो बहुत ही ईजी डेरिवेशन से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन जो है वो हम स्किप करें। अब देखें, इस वीडियो से ना हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा पैसिव एलिमेंट्स मौजूद हुआ करेंगे। मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल सर्किट के अंदर, जैसे कि आप लोग ये सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट के अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों मौजूद है, ठीक है। और मुझे यहाँ से करंट जो है वो फाइंड करना है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोगों ने डीसी वाला पार्ट पढ़ा था तो आप लोगों को ये पता है कि अगर यहाँ पे दोनों रेजिस्टर होते हैं और ये डीसी का सवाल होता तो सिंपल मैं क्या करती, दोनों को सीरीज में ऐड करती, ठीक है। और मैं करंट निकाल लेती V इक्वल्स टू आई आर करके, मेरे पास यहाँ पे टोटल वोल्टेज भी मौजूद होता। मगर ये मेरे पास एसी का सवाल है, पहली बात तो ये, ठीक है, एसी का सवाल है। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में हम जो है इसके टोटल इफेक्ट को, मतलब कि एक यहाँ पे न्यू टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टर है, तो उसकी जो एबिलिटी होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। किसी सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर है तो उसकी एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। अगर किसी सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर है तो उसकी एबिलिटी को हम इंडक्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों चीज़ें हैं, तो उन तीनों चीज़ों के को मिलाकर जो एबिलिटी होती है उसको हम कहते हैं इम्पिडेंस। उन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो उसके इफेक्ट की बात हो रही है ना, वो इम्पिडेंस कहलाती है। अब अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की बात कर रही हूँ सिर्फ, तो वो दोनों भी इम्पिडेंस हो सकती है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है एक सर्किट में, तो उन दोनों की भी इंडक्टेंस हो सकती है, मतलब इम्पिडेंस हो सकती है। मतलब इम्पिडेंस का मतलब ये है कि उस सर्किट में जो पैसिव एलिमेंट्स हैं उनका टोटल इफेक्ट जो है वो इम्पिडेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ जो है इम्पिडेंस बात कर रही हूँ, अगर मैं सिर्फ एक ऐसी इम्पिडेंस की बात कर रही हूँ जिसमें एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ क्या है, कैपेसिटर है, तो मैं उसको ZC बोल दूंगी, ठीक है। और अगर सिर्फ जो है मेरे पास इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, तो उसकी इम्पिडेंस को मैं ZL कह दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है इम्पिडेंस कहलाती है। अब देखें, यहाँ पर ना सिंपल एक चीज़ है, इम्पिडेंस क्या होती है। इम्पिडेंस अभी हमने देखा, तीनों चीज़ों को अगर हम एक साथ इफेक्ट देख रहे होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को मैं यहाँ पे C से डिनोट कर देती हूँ और ये मेरे पास इंडक्टेंस है L, मतलब तीनों चीज़ों के इफेक्ट को साथ में। मगर अब इम्पिडेंस जो है ना वो हम AC सर्किट्स में इम्पिडेंस में काम किया करेंगे, तीनों को ना प्लस करके हमें इम्पिडेंस में काम करना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे करंट निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगी, रेजिस्टर और कैपेसिटर इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास इम्पिडेंस आ जाएगी इसकी टोटल, ठीक है। और मैं फिर सिंपल करंट निकाल सकती हूँ, वो हम देख लेंगे किस तरीके से। अभी हम ओम्स लॉ ही पढ़े, ओम्स लॉ से अभी हम आगे नहीं गए, ठीक है। मगर एक चीज़ है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स में, ये चीज़ आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है हमारे पास फेराड में, और इंडक्टेंस का यूनिट होता है हमारे पास हेनरी में। क्या मैं इन तीनों को प्लस कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। प्लस करने के लिए मेरे पास तीनों के यूनिट्स ना सेम होने चाहिए थे, सही है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस है तो वो सिंपल मेरे पास चीज़ मौजूद है, अगर मेरे पास कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस ये दोनों चीज़ें गिवन होती है तो पहले मैं उसको ओम्स में कन्वर्ट करती हूँ। और ओम्स में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। कौन सा मेथड है, अगर मेरे पास इंडक्टेंस गिवन है, अगर मुझे ZL फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगी, ये रहा J ओमेगा L। J ओमेगा को मैं L की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास जो अब L का आंसर आएगा, इंडक्टेंस जो आएगी वो ओम्स में हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ZC अगर मुझे निकालना हो तो ये रहा 1/J ओमेगा C था ना, ये रहा 1/J ओमेगा C। तो ये मेरे पास जो कैपेसिटेंस होगी, मतलब जो मेरे पास फैराड होगा, वो ओम्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये तरीका होता है, ये असल में हमने इसीलिए देखा। अब देखें, ये जो है ना Z, ये मेरे पास इम्पिडेंस है। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूँ, V इक्वल्स टू I, और ये क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास V इक्वल्स टू IZ, और ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से ही निकला है, V इक्वल्स टू IR। R मतलब रेजिस्टेंस,
सिर्फ एक हमारे पास एक एलिमेंट की एबिलिटी रेजिस्टेंस है, मगर यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स को हम मिला के देख रहे हैं या दो को किसी, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, इम्पिडेंस कहलाएगी। सही है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, मगर उससे पहले एक बात, अभी तक हम लोग तीन चीज़ें देख चुके हैं, वोल्टेज, करंट और तीसरी टर्म अभी हमने देखी है जो कि मेरे पास है इम्पिडेंस। हम वोल्टेज और करंट को फेजर्स में कैसे शो करते हैं, पोलर फॉर्म से शो करते हैं, ठीक है। फेजर्स में मेरे पास तीन तरीके की फॉर्म होती है, एक होती है पोलर फॉर्म, एक होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वोल्टेज और करंट को मैं हमेशा पोलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये यूनिवर्सल है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। हमेशा जो इम्पिडेंस होती है ना, आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसी होती है हमें पता है, एक्स प्लस का जे वाई, ठीक है। ये मेरे पास होती है, यहाँ पे जो एक्स होता है ना, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, और ये जो वाई प्लस का जे वाई, ये जो वाई है ना, यहाँ पे या तो कैपेसिटेंस या तो इंडक्टेंस, ठीक है। मतलब वो जो इमेजिनरी पार्ट है वो मेरे पास कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस का होता है, ठीक है, नॉर्मली। अब देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी क्वेश्चन करेंगे तो सही से समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये मेरे पास सर्किट मौजूद है, यहाँ से करंट गुजर रहा है, ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है, टाइम डोमेन में गिवन है, देखते ही पता चल जाएगा, एसी का क्वेश्चन है, ठीक है। कैपेसिटर लगा हुआ है एक, और मुझे यहाँ से ना करंट फाइंड करना है। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ से करंट फाइंड करना है, ओम्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं, V = IZ, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, पहले यहाँ से करंट फाइंड कर सकती हूँ, मेरे पास जो है Z भी आ जाएगा, ठीक है, और V तो मेरे पास टोटल है, ये टोटल वोल्टेज चाहिए होता है हमें, करंट और टोटल जो मेरे पास इम्पिडेंस है। पहले टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होती थी, सीरीज में लगे हुए होते थे, तो अब हमारे पास टोटल इम्पिडेंस चाहिए होगी। अब Z में कैसे निकालूँ, Z में कैसे निकालूंगी, दोनों को प्लस करूंगी, मगर दोनों को प्लस करने के लिए मेरे पास ये भी ओम्स में होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैपेसिटर को जो है ओम्स में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस का टोटल, यहाँ पे आ जाएगा 1/j⍵c। ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, कैपेसिटेंस वाला पार्ट है, ठीक है। ये ओम्स है, ये अभी उसमें ओम्स में नहीं है, इसको ओम्स में निकाल लेंगे। 1/j⍵c, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा ओमेगा। देखें, ओमेगा इसका टोटल वोल्टेज का देख लें, क्या है मेरे पास, ये रहा 4t, टी से पहले वाली चीज़ ओमेगा होती है 4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी मेरे पास क्या है 0.1, ठीक है। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ZC निकाल लें, मतलब सिर्फ कैपेसिटर की इम्पिडेंस निकाल लें, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें, कॉम्प्लेक्स पर जाएं, ये हो जाएगा 1/j, ठीक है, ब्रैकेट में रखें इसको, 4 और 0.1, आंसर आ गया हमारे पास। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 3 पे जाएंगे और 1 पे, माइनस का 2.5J, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए सिंपल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आई है कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है, ओम्स में। अब ये ओम्स में आ गया, ठीक है। सिंपल, हम 5 प्लस का -2.5J, ठीक है, ये भी हमारे पास ओम्स में, ये भी हमारे पास ओम्स में। सिंपल इन दोनों को कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2.5J, ठीक है। ये सॉल्व नहीं हो सकता मजीद, ये हमारे पास इतना ही है, ठीक है। ये हमारे पास इम्पिडेंस आ गई। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, V = IZ, मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए, I, ये हो जाएगा V/Z। अच्छा, अब देखिए V हमारे पास पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, tan एंगल हमारे पास क्या होता था, cos ω_t प्लस का फाई, यहाँ पे प्लस के साथ आगे और कुछ है ही नहीं, तो tan एंगल 0 है, यहाँ पे 0 डिग्री है। Z हमारे पास कितना है, 5 - का 2.5J, करंट निकल कर आ जाएगा। जो आंसर चाहिए होगा करंट, क्योंकि हम पोलर फॉर्म में देखते हैं तो पोलर फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। tan एंगल 0, यहाँ पे नीचे हो जाएगा हमारे पास 5 - 2.5J, आंसर आ गया हमारे पास 3 और ये 2, 1.788 एंगल 26.56, ठीक है, एम्पियर्स। ये हमारे पास किसका आंसर आया, ये हमारे पास करंट का आंसर आया है, ठीक है। मगर हमें सिर्फ करंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वोल्टेज भी चाहिए, जो मौजूद है ना, वोल्टेज इन्होंने कहा VT भी निकाला, IT भी निकाला, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ ही देख लें। ओम्स लॉ से अगर देखिए मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए होता, करंट मेरे पास आ गया, V = IR करके निकाल लेती, सिंपल। यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। V = I
यहाँ पे ये कैपेसिटर है, अब मैं आर नहीं लिखूंगी ना ही सी लिखूंगी, अब मैं जेड सी मतलब कैपेसिटर की इम्पिडेंस। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल, आई गुजरने वाला करंट हम मालूम कर चुके हैं, ये मेरे पास कितना आया 1.788 एंगल 26.56। ठीक है, जेड सी हमारे पास कितना है हमने निकाला है, ओम्स में निकाला है, ओम्स में ही रखना है आपको। ठीक है, माइनस का 2.5 जे सिर्फ कैपेसिटर का। ठीक है, कैपेसिटर की इम्पिडेंस सिर्फ, सिंपल हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर को माइनस का 2.5 जे से, आंसर आ गया हमारे पास 4.472 एंगल माइनस 63.2, 63.4 है 43। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज का भी आंसर आ गया, करंट का भी आंसर आ गया। सिंपल अगर आप लोगों को डीसी में ओम्स लॉ आता है तो वहीं से चीज़ों को रिलेट करें, जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ जेड रखें। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल जो है आर होगा तो वी इक्वल्स टू आई आर से हम कर सकते हैं, जहाँ पे कैपेसिटेंस दिख रहा है वहाँ पे उसकी इम्पिडेंस को जेड सी कहते हैं, और जहाँ पे हमारे पास इंडक्टर होता है वहाँ पे उसकी इम्पिडेंस को जेड एल कहते हैं। ठीक है, मगर हमने आंसर निकाल लिया, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे हमें उसी तरीके से अपना आंसर भी निकालना होता है। अब इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब ये कि देखिए सोर्स की वैल्यू मुझे इस तरीके से गिवन है ना टाइम डोमेन में, तो मैं जो आंसर है उनको भी टाइम डोमेन में ही लिखूंगी। तो मेरे पास करंट कितना आया था, इसका ये जो है ये मेरे पास कितना होता है आई एम होता है। ठीक है, और आगे क्या होता है हमारे पास कॉस, अब देखिए यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है तो कॉस 4t प्लस का 5 ये इसका एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 26.56 एम्पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे एम्पेयर्स, और ये हमारे पास हो जाएगा 4.472 और कॉस ओमेगा टी मतलब कि 4t, और यहाँ पे एंगल कितना है 63.4 वोल्ट्स। इस तरीके से हमने यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज है वो निकाल लिए। अब हम इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.9 है वो करके देख लेते हैं ताकि मज़ीद चीज़ें जो है वो हमें क्लियर हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.9 है, इसके अंदर हमें वैसे ही क्वेश्चन गिवन है, बस यहाँ पे हमें इंडक्टर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर होता था ओम्स लॉ डीसी के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि हम एसी पढ़ रहे हैं तो V इक्वल्स टू आई जेड है। जेड हमारे पास क्या, ये V जो है वो हमारे पास वोल्ट होता है क्योंकि फेजर्स हैं। ठीक है, एसी सर्किट्स के अंदर है। अब देखिए जेड जो है हमारे पास इम्पिडेंस होती है, इम्पिडेंस मतलब कि टोटल इफेक्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस का। ठीक है, इम्पिडेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक रेजिस्टर है, दोनों सीरीज में है तो 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस, अब प्लस जो है क्योंकि ये ओम्स में, तो मेरे पास ये जो हेनरी है ये जो इंडक्टर है ये भी ओम्स में होना चाहिए, और ओम्स में कन्वर्ट करने का हम लोग तरीका देख चुके हैं। अगर मुझे जेड एल चाहिए, ठीक है, सिर्फ मुझे जो है ना इम्पिडेंस चाहिए इंडक्टर की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे सिंपल जे ओमेगा एल कर दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा, देखें क्या है ओमेगा टी, ये हमारे पास 10 है ओमेगा, और यहाँ पे हमारे पास एल कितना है, एल हमारे पास है 0.2। ठीक है, और ये ओम्स में आ जाएगा इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 इंटू 0.2, 0.2 आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस का 2 जे ओम्स। ठीक है, जेड आ गया हमारे पास। अब सिंपल हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो करंट निकालना है। करंट कैसे निकलेगा, V ओवर जेड करके। V मेरे पास कितना मौजूद है, ये है, मगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, हमेशा पोलर फॉर्म में लेकर आते हैं वोल्टेज और करंट को, और जेड हमेशा हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए हमने ये बात डिस्कस की थी कि जेड जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, उसमें मतलब ये होता है एक्स प्लस का जे वाई। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है या तो वो इंडक्टर की होती है या तो वो कैपेसिटर की होती है, और ये चीज़ हमें दिख भी रही है। ये जो 4 है हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, और ये जो 2J हमने निकाला ये कहाँ से निकाला है, इंडक्टर से निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं चीज़ें। अब देखें यहाँ पर हमारे पास V जो है वो क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म में 20 एंगल आता है, एंगल हमारे पास ये रहा। ठीक है, 30 डिग्री, और नीचे हमारे पास Z आ जाएगा, Z मेरे पास है 4 प्लस का 2J। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 20 एंगल 30, और नीचे आ जाएगा 4 प्लस का 2J। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब देखें आंसर जो है, क्योंकि हम करंट का आंसर निकाल लें, करंट हमारे पास पोलर फॉर्म में होता है, तो पोलर फॉर्म में आंसर आया है 4.472 एंगल 3.435 करते हैं।
ठीक है, एम्पेयर्स। ये हमारे पास क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई, और हमें यहाँ पे वोल्टेज भी निकालना है। ठीक है, और वोल्टेज हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, मुझे वोल्टेज निकालना है इसका, अगर मुझे इधर का निकालना होता तो V इक्वल्स टू आई आर करके निकाल लेती, मगर मुझे इंडक्टर का निकालना है तो V इक्वल्स टू आई की जगह अब Z आ जाएगा, और क्योंकि सिर्फ मैं इंडक्टर की बात कर रही हूँ तो Z किसका होगा, सिर्फ इंडक्टर का होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे हम लोग पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा करते थे, अब हम इम्पिडेंस रखते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, आई हमारे पास जो वैल्यू है वो रखें। ठीक है, 3.435, और जेड एल अभी हमने निकाला है, जेड एल हमारे पास जे ओमेगा एल करके आया था, जो क्या आया था 2J। ठीक है, सिंपल इसको जो है, जो आंसर आया इसको मल्टीप्लाई बाय 2J कर देंगे, तो V की वैल्यू आ गई हमारे पास 8.944 एंगल 93.435, और ये आ जाएगा वोल्ट्स। अब देखिए हमसे जो आंसर मांगा है, एक तो पहली चीज सोर्स हमारे पास जिस तरीके से मौजूद थी, हमारे पास टाइम डोमेन में मौजूद है ये, तो हमें टाइम डोमेन में ही आंसर देना है। और अगर आप लोगों को सोर्स को देख के समझ नहीं आ रहा तो ये देखिए VTIT, ये जो ब्रैकेट में T लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एक टाइम इंस्टेंट पर हमें बताना है, मतलब कि हमें इसको पोलर फॉर्म में नहीं बल्कि टाइम डोमेन में शो करना है। तो I को मैं किस तरीके से लिखूंगी टाइम डोमेन में, ये हमारे पास पहला जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है 4.472। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, अब क्योंकि यहाँ पे साइन मौजूद था तो साइन लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ओमेगा टी, ओमेगा यही 10T, फिर आगे एंगल आता है, एंगल मेरे पास यहाँ पर कितना आया था प्लस का 3.435। ठीक है, और ये हो जाएगा एम्पेयर्स। ठीक है, डिग्री। इसी तरीके से V हमारे पास कितना है वोल्टेज, ये आया हमारे पास 8.944। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 10T, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 93.435, और ये वोल्ट्स। इस तरीके से हमने टाइम डोमेन में करंट और वोल्टेज दोनों निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर ना हमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है, वो ये कि हमने ये देखा था कि Z इक्वल्स टू एक्स, अगर हम देखें Z इक्वल्स टू एक्स प्लस का JY। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जब हमने कैपेसिटर वाला सवाल किया है ना तो ये 5 माइनस का 2.5J आया था, माइनस में आई थी वैल्यू। ठीक है, और जब हमने इंडक्टर वाला सवाल किया तो यहाँ पे प्लस में आई है वैल्यू। सही है, तो एक चीज़ देखिए, जब भी हमारे पास इंडक्टर और रेजिस्टर होगा तो बीच में ना एक्स प्लस का JY आएगा। ठीक है, और जब भी कैपेसिटर होगा तो बीच में माइनस की साइन आएगी। अब इसकी वजह क्या है, वजह भी देख लें। वजह ये है कि जब मैं ZC निकालती हूँ ना, जब मैं कैपेसिटर को ओम्स में कन्वर्ट करती हूँ तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ 1/j ओमेगा C। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला पिछले वीडियो के अंदर जो हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे वहाँ से आया। वो 3 फॉर्मूलाज कहाँ से आए, वो डेरिवेशन से आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/j है, 1/j ना इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें, 1/j, तो ये देखिए माइनस J हो जाता है। ठीक है, तो ZC का मैं एक फॉर्मूला माइनस का J ओमेगा C भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे आपको ये चीज़ भी दिखेगी, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ रखें, या तो ये रखें या तो ये रखें, आपकी मर्जी, आपको दोनों चीज़ें नहीं लेके चले वरना कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ J ओमेगा L होता था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्लस और माइनस की साइन आती है। जब इंडक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ प्लस J होता है, जब हमारे पास कैपेसिटर होता है तो माइनस का J आ जाता है। इस वजह से जब यहाँ पे इंडक्टर होता है तो X प्लस JY आएगा हमेशा। ठीक है, जब भी आप इंडक्टर की और रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ओम्स में, इम्पिडेंस कैलकुलेट करेंगे, और जब कैपेसिटर की करेंगे तो माइनस का साइन आएगी। ठीक है, तो हमने ये दोनों क्वेश्चंस जो है देख लिए, एग्जाम्पल भी देख ली, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी देख ली। अब हमने ओम्स लॉ जो है वो अच्छे से देख लिया है AC के अंदर, कि हमें किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना होता है जब हमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर तीनों गिवन हो, अगर एक अकेला भी गिवन हो तो वहाँ हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारे KCL, KVL, CDR, VDR जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी थी DC के अंदर, अब हम वो स्टार्ट करेंगे।